नेपाल का घटनाक्रम और भारत। मर्यादाएं। चंद्रमोहन। संपादक वीर प्रताप। नेपाल का घटनाक्रम और भारत। हो जाते हैं जिन पे अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखे हैं वह बुत तोड़ दिए जाते हैं। हमारे पड़ोस में एक के बाद एक ऐसे बुत तोड़े जा रहे हैं। 2022 में गंभीर आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ भाग गए थे और एक पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और 5 पूर्व मंत्रियों को जेल का सजा सुनाई गई थी। कई नेताओं के घर जला दिए गए। लगभग 1 साल पहले बांग्लादेश में ऐसा ही विद्रोह हुआ था, जब ढाका में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को भागना पड़ा था और भारत ने उन्हें शरण दी थी। उनका भी घर जला दिया गया था। वहां 90 दिन में चुनाव होने थे, पर बिना चुनाव लड़े मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाले हुए है, जिससे फिर असंतोष उभर रहा है। पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान की हालत पहले ही अस्थिर है और अब नेपाल में लगभग क्रांति होकर हटी है। कुछ सामान्यता लौट आई है और सुशीला कार्की सेना के हस्तक्षेप से प्रधानमंत्री बन गई है। संसद को भंग कर दिया गया है और 6 महीने में चुनाव करवाने का वादा किया गया है। पर नेपाल का घटनाक्रम हमारे पूर्व राजदूत रणजीत राय के अनुसार बांग्लादेश से भी अधिक खतरनाक है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 70 के करीब लोग सेना या पुलिस की फायरिंग में मारे गए। काठमांडू विश्वविद्यालय के दिनेश काफले ने इसे ओली की अश्लील क्रूरता बताया है। इन मौतों के बाद कई मंत्रियों के घर जला दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को सार्वजनिक पिटाई हो चुकी है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झल्लानाथ खनाल की भी पिटाई की गई और उनकी पत्नी को आग लगा दी गई। उनके घर को भी आग लगा दी गई। ओली समेत कई मंत्री और कई पूर्व मंत्रियों को सेना ने हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया है। और भी गंभीर है कि संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दी। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है जब इमरान खान के समर्थकों ने सेना के संस्थानों पर हमले कर दिए थे और पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग सेना को देश के दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराता है। नेपाल के युवा, जिन्हें जेन जेड 18 से 25 वर्ष की पीढ़ी कहा जा रहा है, समझता है कि सारा राजनीतिक वर्ग भ्रष्ट है और उनके दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार है। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को जलाने के प्रयास बताते हैं कि युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। सिर्फ ओली सरकार को ही नहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के प्रतीकों को ही ध्वस्त कर दिया गया है। वह समझते हैं कि वोट के द्वारा वही बदनाम नेता बार बार सत्ता में आ रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी के बाद भड़क गए और नियंत्रण से बाहर हो गए। नेपाल में सत्ता त्रिमूर्ति, पूर्व प्रधानमंत्री ओली,
नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और माओवादी चीफ प्रचंड के हाथ में रही है। म्यूजिकल चेयर्स की तरह पिछले 15 वर्षों में वह तीनों बारी बारी सत्ता में आते रहे। बहुत फ्रेंडली क्लब है, तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे, जिस कारण जनता की आवाज़ दबी रहती थी, जिसका वह विस्फोट हुआ है। और 17 साल में 14 बार सरकार बदली है, क्योंकि उन जनप्रतिनिधियों की वफादारियां खरीदना मुश्किल नहीं है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खोखली है। जेन जेड अपना भविष्य अंधकार में देख रही है। नेपाल की जनसंख्या का 8% देश से बाहर नौकरी करता है, अधिकतर भारत में है, जिसके साथ नेपाल का 1700 किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। बाकी यूएई और मलेशिया जैसे देशों में है, जहां वह अधिकतर लेबर की नौकरी करते हैं। बहुत कम है जो प्रोफेशनल हैं। देश के अंदर 15 से 25 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी की दर वर्ल्ड बैंक के अनुसार भयानक 20.8% है। नेपाल की जीडीपी 33.11% विदेशों में नेपालियों द्वारा घर भेजा गया पैसा है। लोग इसमें भी समझौता कर लेते हैं, मगर व्यवस्था संवेदनशील और जवाबदेही होती है। वहाँ व्यवस्था कितनी निष्ठुर है, यह एक घटना से पता चलता है। 7 सितंबर को सुबह 7 बजे के करीब 11 वर्षीय की उषा सुनवार अपने स्कूल जा रही थी कि एक जीप जिसमें मंत्री राम बहादुर मगर सवार थे, उसे टक्कर मार कर निकल गए। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई और सारे नेपाल ने देखा कि किस प्रकार असंवेदनशील मंत्री का काफिला रुके बिना वहां से निकल गया। नेपाल में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई और हालत शायद संभल भी जाते, पर प्रधानमंत्री केपी ओली की टिप्पणी की यह सामान्य दुर्घटना है और उनका केवल यह वादा कि सरकार बच्ची के अस्पताल का खर्चा उठाएगी ने लोगों को और क्रोधित कर दिया। एक प्रकरण से यह क्रोधित कर दिया। एक प्रकार से यह वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। पोखरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगराज लमीछाने के अनुसार इस क्षण जो निठुराई दिखाई गई, उसे बचा कुचा भरोसा भी खत्म हो गया। अगर एक मंत्री का वाहन स्कूल की छात्रा को टक्कर मार निकल सकता है और प्रधानमंत्री से सामान्य कह सकते हैं, तो यह हम सबको क्या संदेश देता है। काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की छात्रा मीरा थापा की प्रतिक्रिया सारे नेपाली युवाओं की थी। उन्होंने केवल एक बच्ची के दर्द की ही अनदेखी नहीं की, उन्होंने हम सबको बता दिया है कि उनकी नज़रों में हमारी औकात क्या है। युवा पहले ही भ्रष्टाचार और परिवारवाद और बेरोजगारी से निराश और हताश थे। मंत्रिमंडल और दूतावास, जिन्हें नेपी किड्स अर्थात बड़े लोगों की औलाद कहा जाता है, से भरे हुए हैं। सुशील पुरेल, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अधिकारी रहे हैं, के अनुसार आम लोग टुकड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे इलीट
या उच्च वर्ग कहा जाता है, उनके उड़ाऊ लाइफ स्टाइल से युवाओं में गुस्सा और भर गया। आर्थिक नीतियों एक विशिष्ट वर्ग को और समृद्ध बनाती गई। लोकतंत्र में बताया यह जाता है कि यह जनसेवा पैदा करता है, पर हम अपने देश में भी देखते हैं कि वह शासक बन बैठते हैं और वही घमंड हो आ जाता है। नेपाल में 2008 में राजशाही हटा दी गई थी, पर लोगों को बाद में पता चला कि नया राजा उनके सिर पर बैठ गए हैं। जैसे एक नेपाली पत्रकार ने लिखा है, यह केवल भ्रष्टाचार या परिवारवाद या सोशल मीडिया बैन का मामला ही नहीं है, यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों और हमारी इंसानियत को बचाने का संघर्ष है। नेपाली घटनाओं का भारत पर क्या असर होगा, नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा कुछ समझ रहे हैं, और कुछ आशा भी कर रहे हैं कि भारत बड़ा और विविधता वाला देश है। यह एक नैरेटिव पर सरकार बदली नहीं जा सकती, न ही वैसी कोई स्थिति है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आशा देती है कि वह सुबह कभी तो आएगी। हमारी युवा पीढ़ी से उस तरह की उम्मीद नहीं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि पड़ोस की घटनाओं का असर होता है। हमारे यहाँ भी बेरोजगारी है, हमारे यहाँ भी बेचैन जेन जेड हैं, हमारे यहाँ भी गैर बराबरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आर्थिक संसाधनों के कुछ बड़े हाथों में इकट्ठा होना तनाव पैदा करेगा। देश को एक ही दिशा की तरफ धकेलने का प्रयास भी संकट पैदा कर सकता है। एक तरह की विचारधारा थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विचार जो हमारी विभिन्नता के विपरीत हैं को त्याग देना चाहिए। और भैया इसमें ये भी जोड़ देना चाहिए कि जो ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं वो देश की जनता उसके बिल्कुल खिलाफ है। बैलेट पेपर से जनता चाहती है कि चुनाव हो, पर ये चुनाव आयोग और सरकारें मिलके क्या घाल-मेल करती है। तो यहाँ भी वही घूम फिर के वो पहले 70 साल बीजेपी कहती है कांग्रेस ने राज किया, और 70 साल बाद 11 साल से ये कर रहे हैं। पर आगे तो बीजेपी का मुखौटा है, पर पीछे तो सारे कांग्रेसी घुस गए हैं उसमें भी, दल बदल करके, और घूम फिर के तो दोनों एक ही है। तो ये असर तो भारत में भी हो सकता है भैया। भारत के जागरूक बच्चे कब क्या भैया, जैसे वो मोदी जी को जिता सकते हैं, मोदी करके घर घर मोदी, हर हर मोदी कर सकते हैं। तो भैया कभी बच्चों का माइंड अगर घूम गया तो भैया उखाड़ के फेंक भी देंगे दोस्तों। लोग वर्तमान संवैधानिक स्थिति से संतुष्ट हैं, नहीं चाहते कोई बड़ी छेड़खानी हो। बिहार में एसआईआर के दौरान छेड़खानी उल्टी पड़ी और चुनाव आयोग को कई कदम वापस लेने पड़े। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में जहां बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, वहां यह भी बताया गया कि लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर चिंतित है। 48% ने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि केवल 39% ने कहा है कि लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। यह संतोषजनक स्थिति नहीं है। जिस तरह गवर्नर के ऑफिस का प्रादेशिक सरकारों पर दबाव रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे सुप्रीम कोर्ट भी अप्रसन्न है। एक गवर्नर प्रदेश सरकार के निर्णयों को निश्चित तौर पर लटकाने का प्रयास नहीं करे,
उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। उसकी भूमिका निंदनीय है। अगर हमारे अगर मामले दबाए गए या छिपाए गए तो विस्फोट होता है। नेपाल हमें बताकर हटा है। दोनों देशों में बहुत साझ है या साझा है। सुषमा स्वराज ने इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा था। नेपाल के जड़ जैन के नेता कहते हैं कि वह गांधी भगत सिंह से प्रेरित है। वैश्विक राजनीतिक के देखते हुए भी नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और हमारे बीच यह बफर स्टेट है जहां राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अतीत में कई बार आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, पर इस पर भारत सरकार बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। हमें नेपाल की मदद करनी चाहिए जैसे हमने श्रीलंका और मालदीव की की है। हम नेपाल को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन इससे भी जरूरी है कि वहाँ के घटनाक्रम से उचित सबक लिया जाए। काठमांडू में हिस्ट्री के ग्रेजुएट विवेक अधिकारी का कहना है कि हम लोकतंत्र की कहानियां पढ़ पढ़ कर बड़े हुए हैं, पर हम मंत्रियों की राजशाही में रह रहे हैं। हमने उस तरफ नहीं जाना है। संसद भवन सुप्रीम कोर्ट के जलाने के प्रयास बताते हैं कि युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के प्रतीकों को ही विध्वस्त कर दिया गया है। वह समझते हैं कि वोट के द्वारा वही बदनाम नेता बार बार सत्ता में आ रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी के बाद भड़क गए, नियंत्रण से बाहर हो गए। दोस्तों, नेपाल का घटनाक्रम और भारत मर्यादाएं चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी का लेख है। भैया अच्छा लेख है, अच्छी जानकारी है और भारत के लोगों को, भारत की सरकार को उससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप जनता के काम नहीं करोगे, अय्याशी करोगे और भैया जनता पे जोर जुल्म करोगे, रोजगार नहीं दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, स्वास्थ्य नहीं दोगे, तो भैया वो नेपाल वाला कदम भारत में भी उठाया जा सकता है। इसलिए भैया होशियारी से काम लें और भैया जनता के वोट से लोकतंत्र चलता है, जनता के टैक्स से लोकतंत्र चलता है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है लोकतंत्र में दोस्तों। और वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।